हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने हमारा जो चैप्टर है सिटीजनशिप, इसको शुरू किया था उस वीडियो में, और आज हम उसके जो 2-3 टॉपिक्स बचे हैं उनको क्लियर करके यह चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वो जो इसके पहले वाले जो अर्लियर टॉपिक्स थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक था सिटीजन एंड नेशन। वैसे इसको अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और आप समझिए इसको कि जो सिटीजन होते हैं वो एक नेशन, मतलब नेशन का एक हिस्सा होते हैं। हम नेशन को और सिटीजन को दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। हम जैसे इस देश के नागरिक हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम इसके नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को, या जो भी चीज़ें इस नेशन के साथ जुड़ी है उन सबको एक रिस्पेक्ट दें। साथ ही यह नेशन जो है इसके बदले में हमें एक प्रकार से, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट्स देता है। यह राइट्स हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट करके हम ना केवल खुद को बल्कि अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारा नेशन जो है, या फिर यूँ कहें कि हम जो इस नेशन के जो सिटीजन हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हम दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस प्रकार से एक सिटीजन जो होता है वो नेशन का एक हिस्सा होता है, उसके साथ जुड़ा होता है। इसी चैप्टर का हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा यूनिवर्सल सिटीजनशिप। देखो, इसमें बताया गया है कि व्हेन वी थिंक ऑफ रेफ्यूजीज और इलीगल माइग्रेंट, मैनी इमेज में कम टू माइंड। वन में बी ऑफ पीपल फ्रॉम एशिया और अफ्रीका हु हैव पेड एजेंट ऑफ स्मगल देम इनटू यूरोप और अमेरिका। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ रिफ्यूजीज़ या कुछ इलीगल माइग्रेंट्स के नाम सुने होंगे आपने। जैसे कुछ लोग, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हमारे देश में कुछ बाहर के लोग आ गए हैं, तो हम उनको रेफ्यूजीज़ या फिर इलीगल माइग्रेंट्स बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो जहाँ पे रहता है वह वहाँ का एक सिटीजनशिप रखता है, वह वहाँ का एक मूल निवासी होता है। तो जो जहाँ रहता है उसको वहाँ की एक प्रामाणिक सिटीजनशिप दी जाती है, और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो वहाँ का एक सिटीजन है। तो यह यूनिवर्सल सिटीजन जो होता है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास हमारी यूनिवर्सल सिटीजनशिप नहीं होगी तो हम उस जगह पे जहाँ पे अपन अभी मौजूद है वहाँ पे अपना अधिकार नहीं बता सकते। मतलब वहाँ पे अपना अधिकार बताने के लिए हमें वहाँ की सिटीजनशिप लेना ज़रूरी है। अब ये यूनिवर्सल सिटीजनशिप जो होती हैं, यह क्या करती हैं कि सच इमेज आर ऑफन शोज एन टेलीविजन रेफ्यूजीज इन द डार्फर रीजन्स ऑफ सूडान, पैलेस्टीनियम, Burmese and Bangladeshis. The examples are many. All these are peoples who have been forced to become refugees in their own or neighboring countries. देखो, मतलब मैंने अभी कहा था कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप क्या करती है। तो यूनिवर्सल सिटीजनशिप ये करती है कि वो हमारा उस जगह पे अधिकार बताती है। अगर आपके पास वो सिटीजनशिप नहीं है और अगर आप वहाँ पे पाए जाते हो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ बांग्लादेशीज जो होते हैं, कुछ पाकिस्तानी जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे एरिया में घुस जाते हैं। क्योंकि हमारे एरिया में रहने के लिए उनके पास वो सिटीजनशिप नहीं है, तो हमारे लिए वो एक प्रकार से इलीगल केस माना जाएगा। तो इसी प्रकार से जिस जगह पे आप रहते हो आपके पास वहाँ की एक सिटीजनशिप होती है, यूनिवर्सल सिटीजनशिप होती है, जो कि आपको ये अधिकार देती है, राइट्स देती है कि आप उस जगह के ऊपर अपना क्लेम कर सकते हो। Decisions regarding how many peoples can be observed as citizens in the country poses of a difficult humanitarian and political problems of many states. Many countries have a policy of accepting those fleeing from persecutions or war. देखो, यह जो हमारी यूनिवर्सल सिटीजनशिप है यह होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि उसके हिसाब से उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं, जैसे कि हम भी हमारे यहाँ बाहर के लोगों के अगेंस्ट लेते हैं। तो यह यूनिवर्सल सिटीजनशिप होती है। जैसे अपन जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाती है, हम उनको भारत का नागरिक बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर कंट्री की बात करते हो तो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनको वहाँ की सिटीजनशिप दी जाती है। इसके अलावा एक होता है ग्लोबल सिटीजनशिप। तो देखो, ग्लोबल सिटीजनशिप जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे देयर वाज एन व्हाट इज़ कॉमन टू द स्टेटमेंट गिवन अबव, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे। देखो, ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे देयर वाज एन outpouring of sympathy and help for the victims of the tsunami which affected a number of countries in South Asia in 2004.
इंटरनेशनल नेटवर्क लिंक टेररिज्म टुडे the United Nations is working with different states to try and prevent the spread of bird flu and the possible emergency of a human viral pandemic। देखो ऊपर कुछ स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस करे हैं, इन स्टेटमेंट के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं ये ग्लोबल सिटीजनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होती है, तो देखो आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वो एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा का पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ा है। हम जानते हैं जब अपन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे तब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रियाज थी वो आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब जैसे वॉर आपने देखा होगा, वर्ल्ड वॉर, इस प्रकार की चीज़ें आपने देखी होगी, जिससे पूरी की पूरी एक इंटरनेशनल एरेना में आपको कहीं से भी कहीं तक पीस नहीं मिलती। और आज अपन डेवलपमेंट करेंगे, अपना जो सही समय है उसका सही उपयोग करेंगे तो हम आगे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब अपन एक पीसफुली किसी एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ सकें। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड की जो मतलब लीडिंग कंट्रियाज जो होती हैं उन्होंने एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक ग्लोबल सिटीजनशिप को एडॉप्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये बता रखा है कि मतलब सारे की सारी जो कंट्रियाँ हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जैसे अपन देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होता रहता है हमारा, एक दूसरे के साथ कंट्रियाँ जो अपनी रिलेशनशिप बरकरार रखती हैं, उसको कंटिन्यू करती है, आगे बढ़ाती हैं। तो ये इस प्रकार से ग्लोबल सिटीजनशिप जो होती हैं वो भी एक अहम हिस्सा है। जैसा कि अपन देखते हैं कि 1945 में अपन ने देखा है कि एक जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, मतलब वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है रिप्रेजेंटेटिव है, और उन्होंने मिलकर एक यूएन 1945 में वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है यूएनओ। तो उसकी वजह से भी अपन देखते हैं कि यह सारी ग्लोबलाइजेशन जो होती हैं वह हमारे लिए मतलब एक प्रकार से वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर था। वी लिव टुडे इन अ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द इंटरनेट एंड टेलीविज़न एंड सेल फोन्स हैव ब्राउट अ मेजर चेंज इन द वे इन विच वी अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। देखो इसमें बताया गया है कि आज जिस समय में अपन रह रहे हैं वो समय ऐसा है कि अपन सब पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड के लिए बहुत सारे साधन जैसे इंटरनेट हुआ, टेलीविज़न हुआ, टेलीफोन हुए, ये सब हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार ये कंट्रियाँ जो होती हैं, मतलब एक समय वो था जब सभी एक दूसरे से दूरियों पे रहते थे। दूरियों से मतलब ये होता है कि वो कनेक्टेड नहीं थे। दूरी से मतलब ये नहीं, डिस्टेंस तो आज भी वही है बट कनेक्टेड नहीं थे। तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में सुधार हो रहा है, सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और जहाँ पे अपन सिटीजनशिप की बात कर रहे थे कि जो एक हमारे स्टेट के अंदर या एक कंट्री के अंदर की बात हो रही थी, जो यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात कर रही थी, अब ये ग्लोबल सिटीजनशिप मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हम सिटीजनशिप को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर था सिटीजनशिप्स, यह आप लोगों ने डिस्कस देखा है और आप लोग, आई होप कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, आप उनको अच्छे से याद करें जो कि आपके लिए आगे काम आएंगे। थैंक यू।